तो जैसा कि बात करते हैं जनरल नॉलेज बढ़ाओ, सरकारी नौकरी पाओ। हमने आपको बताया है कि अपनी सामान्य जानकारियों को आप बढ़ाइए और नौकरी पाइए, सरकारी होगी। तो आइए समझते हैं आज की क्लास में महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछा जाता है, और जो लोग नए हैं वे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लोग पुराने हैं वे दूसरों को भी शेयर कर देंगे, और मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर ऐसा करने वाले हैं और करेंगे भी। आइए समझते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। जैसा कि बात करते हैं 9 जनवरी के बारे में अगर देखा जाए तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 12 जनवरी के बारे में। तो 12 जनवरी को अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर, किसके जन्मदिन पर? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 15 जनवरी के बारे में। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 25 जनवरी के बारे में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि या विश्व कुष्ठ रोग निवारण मनाया जाता है, यानी कि विश्व कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 28 फरवरी के बारे में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में। यानी कि राष्ट्रीय 28 फरवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन क्या हुआ था कि रमन प्रभाव की खोज हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 15 अगस्त के बारे में। तो 15 अगस्त को जानते ही आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 20 अगस्त के में अगर देखा जाए तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को क्या होता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय युवा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 सितंबर के बारे में, जो कि आप पहले से ही जानते हैं, शिक्षक दिवस। अभी हाल ही में शिक्षक दिवस मनाया गया था। 14 सितंबर के बारे में अगर देखा जाए तो हिंदी दिवस मनाया गया था। 2 अक्टूबर के बारे में अगर देखा जाए तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगले तिथि के बारे में बात करते हैं तो अगली तिथि है 8 अक्टूबर है, जो भारतीय वायुसेना दिवस, यानी कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को अगर देखा जाए तो बाल दिवस मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को अगर देखा जाए तो सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को अगर देखा जाए तो विजय दिवस मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भारत के जो तिथियां हैं उसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। अब आइए बात कर लेते हैं कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाए जाते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाए जाते हैं, जैसे कि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है या मनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। विश्व योग दिवस के बारे में बात करते हैं तो 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व पर्यटन दिवस के बारे में अगर देखा जाए तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस के बारे में अगर देखा जाए तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के बारे में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के बारे में अगर देखा जाए तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, ऐसे महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए आप अगले क्रम में देखते हैं कि प्रमुख देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा के बारे में। जैसा कि बात करते हैं देश के बारे में, यहाँ पर देश है, यहाँ राजधानी है, यहाँ पर मुद्रा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। और इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? डॉलर है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या है? रूस है, यानी कि अगला देश कौन सा है? रूस है। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। और इसकी मुद्रा क्या है? रूबल है। चीन के बारे में देखा जाए तो चीन की राजधानी है बीजिंग है। और इसकी मुद्रा है युआन है। जापान के बारे में अगर देखा जाए तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और इसकी राजधानी क्या है? एन है। जर्मनी के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी राजधानी है बर्लिन है। और इसकी मुद्रा है यूरो है। फ्रांस की राजधानी अगर देखा जाए तो पेरिस है।
और इसकी मुद्रा है यूरो। यूनाइटेड किंगडम के बारे में देखा जाए तो इसकी राजधानी है लंदन है और पाउंड इसकी एक तरीके से मुद्रा है। भारत की राजधानी आप पहले से ही जानते हैं नई दिल्ली है और इसकी करेंसी क्या है तो रुपया है। इटली की राजधानी है रोम और इसकी करेंसी है यूरो। दक्षिण कोरिया के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता रहता है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है सियोल है और यहाँ की मुद्रा या करेंसी क्या है तो वान है। चलिए अब बात करते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, इसकी मुद्रा है इजरायली या न्यू शेकेल। और कनाडा की राजधानी है ओटोवा और इसकी मुद्रा है डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और इसकी राजधानी है ऑस्ट्रेलिया यानी डॉलर, ऑस्ट्रेलिया डॉलर। और नेक्स्ट बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन और इसकी मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट बात करते हैं कीव के बारे में। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, इसकी मुद्रा है हराइवानिया। नेक्स्ट बात करते हैं बेलारूस के बारे में बात करते हैं। तो इसकी राजधानी है मिन्स्क और इसके जो मुद्रा है वो है रूबल है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो एम्स्टर्डम है और इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो है। नॉर्वे की बात करते हैं तो ओस्लो इसकी राजधानी है और क्रोन इसकी मुद्रा है। ब्रुसेल्स बेल्जियम के बारे में बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है ब्रुसेल्स है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो है। डेनमार्क के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी राजधानी है कोपेनहेगन है और इसकी मुद्रा है क्रोन। देखिए थोड़ा सा ये मत सोचिए कि काफ़ी ज़्यादा राजधानियाँ हैं कैसे हमें याद होंगी। देखिए कुल मिलाकर आप देखते चलिए, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे अगर देखे रहेंगे। ब्राज़ीलिया के बारे में अगर देखा जाए तो वो ब्राज़ील की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियाल। ब्यूनस आयर्स के बारे में अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है पेसो है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलंबिया के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ की राजधानी है बोगोटो और यहाँ का जो एक तरीके से कोलंबिया के जो मुद्रा है वो है पेसो है। वेनेजुएला के बारे में बात करते हैं तो इसकी राजधानी है काराकस और इसकी मुद्रा है बोलिवियर। अगले प्रश्न के बारे में अगले देश के बारे में देखा जाए तो ईरान है और इसकी मुद्रा है तोमान। इराक में अगर देखा जाए तो इराक के बारे में अगर देखा जाए तो इराक की जो राजधानी है वो है बगदाद है और इसकी जो मुद्रा है इराकी दिनार है। सऊदी अरब के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी राजधानी है रियाद और इसकी मुद्रा है सऊदी अरब। नेक्स्ट बात करते हैं सीरिया के बारे में। सीरिया की राजधानी है दशमिक और इसकी राजधानी जो है इसकी जो मुद्रा है वो सीरियन पौंड है। खार्तूम की बात करते हैं तो सूडान की राजधानी है जो कि सूडानी पौंड है। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिणी सूडान के बारे में। दक्षिणी सूडान के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ की राजधानी है जुबा और इसकी मुद्रा है पौंड। बस करिए इतना बहुत है, बहुत सारा आपने देख लिया है। जिसको ज़्यादा जानना है वो क्या कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं संघ और संघ शासित प्रदेश के बारे में और इसकी राजधानी और इसके उच्च न्यायालय और इसकी मुख्य भाषा क्या है, इनके मुख्य भाषा क्या है। जैसे कि बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी है ईटानगर है और इसका उच्च न्यायालय है गुवाहाटी और मुख्य भाषा क्या है बंगाली है। नेक्स्ट बात करते हैं असम के बारे में। असम की राजधानी है दिसपुर, यहाँ का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी और असमिया यहाँ की मुख्य भाषा है। कहने का मतलब ये है कि अरुणाचल और असम के जो उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट है वो संयुक्त है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार की राजधानी है पटना और इसका मुख्यालय इसका हाई कोर्ट है पटना है और इसकी मुख्य भाषा हिंदी या भोजपुरी। नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है अटल नगर, रायपुर और उच्च न्यायालय में अगर देखा जाए तो बिलासपुर है, मतलब हाई कोर्ट इनका बिलासपुर है और छत्तीसगढ़ इसकी मुख्य भाषा छत्तीसगढ़ी इसकी मुख्य भाषा है। गोवा के बारे में बात करते हैं तो गोवा की राजधानी है पणजी और मुंबई इसका कोलकाता मतलब एक तरीके से हाई कोर्ट है। तो गोवा के हाई कोर्ट में अगर देखा जाए तो गोवा अपना हाई कोर्ट मतलब उसके जो सुनवाई होती है गोवा के जितने भी काम होते हैं वो मुंबई हाई कोर्ट से होती है और यहाँ की जो भाषा है वो कोंकणी है। गुजरात के बारे में देखा जाए तो इसकी राजधानी है श्रीनगर और अहमदाबाद इसकी राजधानी है और गुजराती और इसकी रुपया है यानी कि करेंसी। हरियाणा के बारे में बात करते हैं तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और चंडीगढ़ ही इसका हाई कोर्ट है और हिंदी इसकी भाषा या हरियाणवी भाषा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बस करते हैं इतना बहुत है। इसमें अगर कुछ आएगा तो देख लीजिएगा एक बार, वैसे तो इतने से ही काम हो जाएगा ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप नहीं याद कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा कुछ अन्य चीज़ों के बारे में देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वैसे भी हमें सामान्य जानकारियों के बारे में पता होना चाहिए।
जैसे कि आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं, इसका जो पशु है वो है काला हिरन है, यानी कि इसका जो राजकीय पशु है वो काला हिरन है। इसका पक्षी जो है यानी राजकीय पक्षी जो है तोता है। इसका वृक्ष जो है नीम है और इसका फूल जो है जासमीन है। बड़ा ही अच्छी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं या दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ के जो पशु है वो मिथुन है और पक्षी के बारे में अगर देखा जाए तो हॉर्नबिल है और वृक्ष के बारे में अगर देखा जाए तो होलाब है और फॉक्सटेल और स्पीकर आर्किड के बारे में बात करते हैं, यहाँ इसका फूल है। असम के बारे में अगर देखा जाए तो असम जो है असम के बारे में अगर देखा जाए तो इसका जो पशु है, असम का पशु राजकीय पशु है, एक सींग वाला गैंडा है जो कि काजीरंगा यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। और यहाँ के पक्षी के बारे में अगर देखा जाए तो इनकी पक्षी है सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी वाला जो एक तरीके से होता है। और यहाँ का वृक्ष है होलोग है और फॉक्सटेल और आर्किड यहाँ का फूल है। बिहार के बारे में बात करते हैं, इसका राजकीय पशु है बैल है, इसकी पक्षी है गौरैया है, इसका राजकीय वृक्ष है पीपल है और इसका फूल है गेंदा। छत्तीसगढ़ के बारे में देखा जाए तो जंगली भैंसा है और पक्षी के बारे में अगर देखा जाए तो पहाड़ी मैना है और सॉल वृक्ष इसका जो है एक तरीके से वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो फूलों के बारे में नहीं दिया गया। दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो आज पहली बार कुछ लोगों को पता चलेगा, यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है नीलगाय है और यहाँ का पक्षी जो है वो गौरैया है, वृक्ष के बारे में नहीं दिया गया है। गोवा के बारे में अगर देखा जाए तो गौर है यहाँ का राजकीय पशु है और यहाँ के पक्षी है बुलबुल है यानी कि फ्लेम थ्रोटेड है। गुजरात के बारे में एशियाई शेर है और ग्रेट फ्लेमिंगो यहाँ का पक्षी है। आम के बारे में देखा जाए तो आम यहाँ का राजकीय वृक्ष है। गेंदा अगर देखा जाए तो यहाँ का राजकीय फूल है। ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ का काला हिरन पक्षी है। पक्षी के बारे में अगर देखा जाए तो काला फ्रैंकलिन है और वृक्ष के बारे में देखा जाए तो पीपल है और फूल के बारे में अगर देखा जाए तो कमल है। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश जो है वो है, हिमाचल प्रदेश का जो पशु है वो है हिमतेंदुआ है। पक्षी जो है पश्चिमी ट्रैगोपन है और वृक्ष जो है देवदार है। और होंडो डेंड्रोन की बात करते हैं, यहाँ का फूल है। जम्मू कश्मीर के बारे में अगर देखा जाए तो हंगिल पशु है और पक्षी जो है काली गर्दन वाला क्रेन है और वृक्ष जो है वो चिनार है और फूल अगर देखा जाए तो कमल है। झारखंड के बारे में अगर देखा जाए तो झारखंड के जो पशु है वो हाथी है। पक्षी के बारे में अगर देखा जाए तो कोयला है और वृक्ष के बारे में अगर देखा जाए तो सॉल है। फूल के बारे में अगर देखा जाए तो पलास है। कर्नाटक के बारे में देखा जाए तो यहाँ का जो पशु है वो हाथी है। इंडियन रोलर के बारे में बात करते हैं तो पक्षी है और चंदन के बारे में बात करते हैं वृक्ष है। फूल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का कमल है। केरल के बारे में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, मुझे पता है, बस एक दो और देख लेते हैं। केरल का जो पशु है वो है हाथी है और ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ का पक्षी है और यहाँ का वृक्ष जो है नारियल है और यहाँ का फूल जो है वो गोल्डन सावर है। अगर और कुछ आपको जानना है तो इसका जल्दी से आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाता है तो बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। यहाँ का जो पक्षी है सारस यानी क्रेन। यहाँ का जो वृक्ष है वो है अशोक। यहाँ का जो फूल है वो है पलाश है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता रहता है। आइए समझ लेते हैं कुछ समाधि संधि के बारे में, समाधि स्थल के बारे में आइए देख लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है विजय घाट, राजीव गांधी की है वीर भूमि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है महाप्रयाण घाट है, गुलजारी लाल नंदा के बारे में बात करते हैं तो नारायण घाट है, इंदिरा गांधी के बारे में अगर देखा जाए तो शक्ति स्थल है, KR नारायण के बारे में अगर देखा जाए तो उदय भूमि है, चंद्रशेखर के बारे में देखा जननायक स्थल है, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में देखा जाए तो सदैव अटल है, शंकर दयाल शर्मा के बारे में देखा जाए तो कर्म भूमि है, देवी लाल के बारे में देखा जाए तो संघर्ष स्थल है, इंद्र कुमार गुजराल की स्मृति स्थल है, ज्ञानी जैन सिंह के बारे में बात करते हैं एक तो एकता स्थल समाधि है, भीमराव अम्बेडकर के बारे में देखा जाए तो चैतन्य भूमि है, बाबू जगजीवन राम के बारे में देखा जाए समता स्थल है, चौधरी चरण सिंह के बारे में देखा जाए तो किसान घाट, मोरारजी देसाई के बारे में देखा जाए तो अभय घाट।
आइए कुछ पुस्तकों और लेखकों के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देखा जाए तो इनकी जो पुस्तकें हैं वो है सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा से ही 1857 में क्या हुआ था दोस्तों, 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, लोगों में नेशनैलिटी आई थी, यानी कि एक तरीके से राष्ट्रीयता की भावना आई थी, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग एक तरीके से भारत के प्रति मतलब 1857 की क्रांति में भाग लिए लिए थे। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में अगर देखा जाए तो इनकी जो पुस्तक थी युगवाणी और ग्राम्य युगान और तारापथ और चिदम्बरम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में देखा जाए तो इनकी जो पुस्तक है परिमल, जूही की कली और कुकुरमुत्ता। हरिवंश राय बच्चन के बारे में देखा जाए तो मधुशाला है इनकी पुस्तक। जयशंकर प्रसाद के बारे में देखा जाए तो कमायनी और आंसू, चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली, प्रेम पथिक। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करते हैं इंडिया विंस फ्रीडम। विक्रम सेठ के बारे में बात करते हैं इनइक्वल म्यूजिक, ए सुइटेबल बॉय और टू लाइफ से। विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करते हैं तो ओथोलो, हेलमेट, किंग लॉयर, लियर और मैकबिथ और ट्वेल्थ नाइट और रोमियो एंड जूलियट। विस्टन चर्चिल की बात करते हैं तो गैदरिंग स्टॉर्म, हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में बात करते हैं। एग्जाम वॉरियर के बारे में अगर देखा जाए तो इनकी जो पुस्तक है नरेंद्र मोदी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है तो वो है मनमोहन सिंह, सॉरी एक मिनट दोस्तों, हाँ चेंजिंग इंडिया के लेखक, सॉरी चेंजिंग इंडिया जो हैं वो मनमोहन सिंह के बारे में लिखी गई हैं। यहाँ मनमोहन सिंह की पुस्तक है, पुस्तक का नेम है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा दे दिया है मुझे लगता है, मनमोहन सिंह की पुस्तकें होनी चाहिए। एग्जाम वॉरियर जो है वो नरेंद्र मोदी की पुस्तक है, थोड़ा सा उल्टा दे दिया है। संजय बारू के बारे में बात करते हैं तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो संजय बारू ने यह पुस्तक लिखा है। बिंदेश्वर पाठक के बारे में बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक है। किरण बेदी की बात करते हैं तो फ्रीडम बिहाइंड वार्स व्हाट वेंट रॉन्ग के बारे में बात करते हैं। हिलेरी क्लिंटन के बारे में बात करते हैं एंड इनोवेशन इनविटेशन टू द वाइट हाउस एंड लिविंग हिस्ट्री। इंदिरा गांधी की जो पुस्तक है इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ पीपल्स एंड प्रॉब्लम, और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पिंसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी इंडिया एंड द वर्ल्ड। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करते हैं तो गीतांजलि गार्डनर और पोस्ट ऑफिस और चित्रा क्रिसमेंट एंड द टू क्रेस्ट, ये सब पूरी पुस्तकें हैं, ज़्यादा नहीं याद रखना। अरस्तु की पुस्तक है पॉलिटिक्स है। रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करते हैं विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020, इसको ध्यान रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की जो कविताएं हैं वो मेरी इक्वाइन हैं। मुंशी प्रेमचंद की गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, और विष्णु शर्मा पंचतंत्र, और मेघनाथ देसाई की बात करते हैं रीडिंग डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास को अब यहीं पर हमें स्थगित करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है तो मैंने देखा है कि आप लोग नहीं देखते हैं, आप लोगों को लगता है कि काफ़ी बोर हो रहे हैं हम। ठीक है, तो बस करते हैं, इतना बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बाकी हम देखेंगे कल। थैंक यू सो मच, जय।